गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीता मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 9, रीढ़ की हड्डी। पात्र: उमा सुशिक्षित युवती, रामस्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, शंकर युवक, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, रतन रामस्वरूप का नौकर। आज के पाठ में बहुत सारे पात्र आए हैं। तो ये जो पहला आप चित्र देख रहे हैं, हम मान के चलेंगे उमा है। दूसरा रामस्वरूप जी, ये प्रेमा है रामस्वरूप जी की पत्नी, यानी माँ, पिता और एक उनका बच्चा। ये है शंकर, वो युवक। ये है शंकर के पिता गोपाल प्रसाद जी, और ये रामस्वरूप जी का नौकर रतन। पाठ स्टार्ट होता है हमारा। एक कमरा। अंदर के कम दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त का अर्थ होता है लकड़ी का चौकी, को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। देखिए, आज के पाठ में कई पात्र आए हैं। अब आज की कहानी शुरू होती है कि कमरा है। कमरे से एक महाशय निकल रहे हैं जो अधेड़ उम्र के हैं। अधेड़ का मतलब होता है जो काफी बूढ़े हो चुके हैं। और साथ ही उनका एक नौकर निकलता है जिसका नाम है रतन। और वो लोगों ने एक चौकी पकड़ रखी है, यानी कि तख्त पकड़ रखा है। आइए आगे देखते हैं। राम स्वरूप: अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। ये देखिए, ये है आपका तख्त, जिसे हम कहते हैं लकड़ी का जो चौकी होती है वो। तो राम स्वरूप अपने नौकर के साथ लकड़ी की चौकी लेकर बाहर आते हैं और नौकर से कहते हैं कि भाई उसे हमें बिछाना है। रतन: बिछा दे साहब। तो रतन ने फिर पूछा, क्या सच में इसे हमें बिछाना है बाहर? राम स्वरूप जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी, तू तो देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया? अब राम स्वरूप जी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में वो अपने नौकर से क्या कहते हैं कि जब परमात्मा के यहाँ अकल बट गई थी, तो राम स्वरूप अपने नौकर से कहते हैं कि जब भगवान अकल बांट रहा था तो तू देर से वहां पहुंचा था क्या? यानी जब भगवान ने अकल बांटा तो तू वहां नहीं गिरा था टाइम पे, तुझे लेट हो गया था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? तो उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत से हम ये तख्त उठाकर बाहर तक लाए हैं, तो इसे बिछाने के लिए नहीं लाए हैं, तो फिर क्यों लाए थे? और ये पसीना हमने क्यों बहाया? क्यों इतना हमने मेहनत किया? रत्न: अब रतन क्या कहता है? तख्त बिछाता है, ही। अब रतन क्या कहता है कि वो जो लकड़ी का जो तख्त लाया गया था चौकी, उस चौकी को इस तरह से बाहर बिछा देता है, और बिछाकर रतन ही करके हंसने लगता है, जो राम स्वरूप जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो अभी तक हमने यहाँ पे एक नौकर और मालिक का संवाद पढ़ रहे थे कि कैसे मालिक और नौकर एक लकड़ी के तख्त को लेकर आते हैं और उसे बिछाने को लेकर तू मैं चल रही थी। आइए आगे देखते हैं। राम स्वरूप दरी उठाते हुए: और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। देखिए अब क्या हुआ। राम स्वरूप जी अपने नौकर से क्या कहते हैं कि बीबी जी के कमरे से, यानी उनकी पत्नी के कमरे से नौकर को क्या लाना है? हारमोनियम लाना है। आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ये हारमोनियम का चित्र है। इसे लाने के लिए मालिक राम स्वरूप अपने नौकर से कहते हैं। तो रतन जो था उनका नौकर, वो हारमोनियम लेने जाता है, और साथ में उन्होंने उससे कहा था कि हारमोनियम के साथ तुझे और क्या लाना है? सितार लाना है। तो ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये जो हाथ में पकड़ रखा है, ये हमारा सितार है। तो इस तरह से मालिक ने नौकर से अपनी पत्नी के कमरे से हारमोनियम और सितार लाने के लिए कहा। जल्दी जा। रतन जाता है। जैसे ही मालिक ने कहा कि जल्दी जा, तो नौकर जल्दी से भाग जाता है लाने के लिए। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। दरी हम कारपेट को बोलते हैं, ये हमारा कारपेट है। अब जब नौकर चला जाता है हारमोनियम और सितार लाने, तो राम स्वरूप और उनकी जो पत्नी थी, वो क्या करते हैं? दोनों ही जन मिलकर
जो तख्त बिछाया गया था बाहर, उस पर दरी बिछाने लगते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। अब पत्नी अपने पति को बताती है, यानी कि प्रेमा जी राम स्वरूप जी से कहते हैं कि आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, तख्त बिछाया जा रहा है, लेकिन आपकी जो लाडली बेटी उमा है, वो तो अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी है। अब ये सुनकर उन्हें हैरानी होता है कि भाई बेटी कमरे में मुंह फुलाकर क्यों बैठी है। राम स्वरूप, क्या हुआ? तो रामस्वरूप अपनी पत्नी से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उमा कमरे में मुंह फुलाकर बैठी है। तो उनकी पत्नी प्रेमा उत्तर देती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। अब पत्नी पति से कहती है कि भाई आप लगता भूल गए, आप ही ने कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना, यानी लड़के वाले देखने आने वाले हैं। और राम स्वरूप ने अपनी पत्नी प्रेमा से कहा था कि उनकी बेटी उमा को अच्छे से तैयार करे और अच्छे से तैयार करके तब मेहमानों के सामने नीचे लेकर आए। इसीलिए जो उमा थी वो मुंह फुकाकर बैठी हुई थी। आगे देखते हैं। राम स्वरूप, अरे हाँ, देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीना एक नया शब्द है, इसका अर्थ होता है ढंग से आना या तरीके से आना। तो राम स्वरूप अपनी पत्नी उमा से कहते हैं कि बेटी से कहिए कि जरा ढंग से तैयार होकर नीचे सबके सामने आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब यहाँ रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि आने वाले जो मेहमान हैं उनके ख्यालात कैसे हैं, तो उनके वो ख्याल बताते हैं कि वो लोग पढ़े लिखे हैं, पेशे से वकील भी हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, यानी बड़ी बड़ी सोसाइटियों में उनका उठना बैठना है, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो आज के इस युग में भी ऐसे भी लोग होते हैं जो पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन जब वो बहू ढूंढने निकलते हैं तो उनका मानना है कि बहू ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। हालांकि उनका लड़का पढ़ा लिखा होता है, लेकिन वो पढ़ी लिखी बहू नहीं ढूंढते। प्रेमा, और लड़का? तो उनकी पत्नी पूछती है कि भाई फिर लड़का क्या करता है। राम स्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। यानी जो लड़के के डैडी थे वो पेशे से वकील थे, और जो लड़का आ रहा था लड़की देखने राम स्वरूप जी की, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है। तो वो परिवार वालों का और इवन उस लड़के का भी ये मानना था कि शादी अपनी जगह होती है, पढ़ाई अपनी जगह, तो उसे पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी जब वो शादी के लिए लड़की देखने जा रहा था। यानी वो खुद पढ़ लिख सकता है, उसके पिता पढ़े लिखे थे, सभा सोसाइटी में उनका आना जाना था, लेकिन जब वो बहू या फिर वो लड़का अपने लिए बीवी ढूंढने निकला था, तो उन्हें पढ़ी लिखी बहू या पढ़ी लिखी पत्नी नहीं चाहिए थी। रतन, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में। अब नौकर आता है और राम स्वरूप को धीमी आवाज में कुछ कहता है। क्या कहता है? कि भाई आ गए हैं वो लोग। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। बाबू राम गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? अब मेहमान घर पे आ जाते हैं, जैसे नौकर ने बताया राम स्वरूप को, तो वो दरवाजे से जाकर देखते हैं। तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि भाई वो आ गए हैं, और उमा से कहिए कि वो जरा जब आए नीचे तो थोड़ा सा उनके सामने गाना भी गा दे। मेहमान आ जाते हैं, उनका स्वागत राम स्वरूप जी करते हैं। अब वो बाबू राम गोपाल जी को बैठने कहते हैं और उसे पूछते हैं कि मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? अब आए हुए मेहमान यानी कि लड़के के जो पिता थे गोपाल प्रसाद, वो क्या करते हैं? खंखार कर। खंखार का मतलब होता है गला साफ करके। नहीं, टांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं, तो उन्होंने बताया कि वो टांगे से आए हैं और टांगे वाले को रास्ता पता था जब उन्होंने आपका घर का पता बताया। तो इस तरह से मेहमान घर आ जाते हैं और उनका स्वागत
रामस्वरूप जी और उनकी पत्नी बड़ी अच्छे से करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। रामस्वरूप, हाँ, हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब का मतलब होता है देखना। और कहिए शंकर बाबू, शंकर उस लड़के का नाम है, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो वो लड़के से पूछते हैं कि भाई शंकर बाबू, आपको कितने दिनों की छुट्टियां मिली है जो आप अभी यहाँ आए हैं? शंकर, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। तो लड़का बताता है शंकर कि भाई छुट्टी नहीं थी, वीकेंड चल रहा था, इसीलिए मैं चला आया। तो ये शंकर है और ये हमारे रामस्वरूप जी। अब दोनों होने वाले ससुर और दामाद में बातचीत हो रही है। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। तो रामस्वरूप जी शंकर से पूछते हैं, आप तो डॉक्टरी कर रहे हैं और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल ही रह गया होगा आपका ये कोर्स खत्म होने पर। इस पर रतन शंकर क्या जवाब देता है? शंकर कहता है, जी, यही कोई साल 2 साल। यानी उसे इतना भी नहीं पता कि वो अपना कोर्स कब खत्म करेगा। यानी उसे खुद की काबिलियत पर शक है, इसीलिए वो साल 2 साल कहता है। यानी उसे फिक्स भी नहीं पता कि क्या होने वाला आगे चलकर। रामस्वरूप, साल 2 साल? तो रामस्वरूप थोड़ा चौंक जाते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों कह रहा है कि साल 2 साल? शंकर, हाँ, हाँ, हाँ। जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो शंकर ने जवाब दिया कि मैं 1 साल एक्स्ट्रा पकड़ के चलता हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। यानी उसे खुद पे शक था। गोपाल प्रसाद, अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अब रामस्वरूप और शंकर बात कर ही गए थे कि शंकर के पिता गोपाल प्रसाद बीच में बोलते हैं, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब यहाँ पे गोपाल प्रसाद जी रामस्वरूप जी से कहते हैं कि बातचीत और पूछा-ताछी तो होती रहेगी। सबसे पहले हमें बिज़नेस की बात कर लेनी चाहिए। बिज़नेस का मतलब होता है लेन-देन, यानी दहेज में वो अपनी लड़की को क्या-क्या देंगे, कितना कैश देंगे, कितना गहना देंगे या कहाँ कैसा खर्च करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे बेटे से पूछताछ बाद में कीजिए। सबसे पहले हम बिज़नेस यानी कि लेन-देन की बात कर लेते हैं। उसके बाद ही इस मामले को हम आगे बढ़ाएँगे।